अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। रिस्क। 3 चीज़ें पढ़नी है इसमें। एक करेंसी है, एक कमोडिटी है और एक इंटरेस्ट है। ये 2 मैंने एक चैप्टर में रखे हुए हैं, ये एक चैप्टर में रखा हुआ है। और इसकी प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स की तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारे सवाल मैंने ज़बानी बनाने हैं और करने हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी है। करेंसी रिस्क, ये मैंने अपनी चैप्टर में बनाया हुआ है, अपनी बुक में चैप्टर पता नहीं 7 शायद। अच्छा, करेंसी रिस्क क्या है और उसका करना क्या है? इससे पहले एक जरूरी तरीन काम है, करेंसी की एक से दूसरे में कन्वर्जन। किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस लग रही होती है, वो प्राइस कौन सेट करेगा, बायर या सेलर? बायर की तो चले वैसे डिमांड बताएगी, लेकिन बता तो सेलर रहा होगा ना, कोड तो सेलर कर रहा होगा। तो जिस मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस बताई जा रही होगी, जैसे मिठाई की दुकान पे रेट लिस्ट लगी हुई है, तो वो मिठाई वाला मिठाई बस बेचता है, खरीदता नहीं है, सिर्फ बेचता है। तो उसने जो रेट लिस्ट लगाई हुई है कि गुलाब जामुन 700 रुपए, तो वो उसने गुलाब जामुन बेचने का कहा हुआ है। लेकिन फॉरेन करेंसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में दुकानदार वो प्रोडक्ट खरीदने को भी तैयार है और बेचने को भी तैयार है। तो उसका जो दुकानदार है, वो दो प्राइसेस बता रहा होगा। वो बताएगा कि मैं खरीदूंगा तो कितने में खरीदूंगा और बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा। तो फॉरेन करेंसी एक प्रोडक्ट है, जिस मार्केट में ये प्रोडक्ट बिकता खरीदा जाता है वो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स कहते हैं इसको। इसमें फॉरेन करेंसी एज अ प्रोडक्ट बिक रही होगी। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन करेंसी है। अच्छा, किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो उस मार्केट, उस मुल्क की करेंसी में कोट हो रही होती है। जैसे गुलाब जामुन 700, क्या 700, 700 डॉलर है, 700 रुपीज है ना। तो पाकिस्तान में चूंकि वो कोट हो रहा है तो पाकिस्तानी रुपीज में कोट हो रहा है, दुबई में कोट हो रहा होगा तो दिरहम में कोट हो रहा होगा। तो किसी भी मुल्क में जो मार्केट है, उस मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस उस मुल्क की करेंसी में कोट हो रही होती है। फॉरेक्स मार्केट में प्रोडक्ट क्या है, फॉरेन करेंसी। और पाकिस्तान में अगर यह मार्केट है तो इस प्रोडक्ट की प्राइस किस में कोट हो रही होगी, पीकेआर में, रुपीज में। तो चूंकि जो चीज खरीदी जानी है वो भी करेंसी और जो उसके बदले दी जानी है वो भी करेंसी, इसलिए इस प्रोडक्ट की प्राइस को एक एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक दुकान पे जाके अगर डॉलर एज अ प्रोडक्ट खरीदना है तो उस डॉलर की किसी भी प्रोडक्ट की इतना प्राइसिंग होनी है, तो वो प्राइसिंग रुपए में हो रही होगी। तो चूंकि जो मिलना है प्रोडक्ट वो भी एक करेंसी है,
जो उसके बदले देना है वो भी एक करेंसी है। तो प्रोडक्ट की प्राइस एक्सचेंज रेट की टर्म्स में हो रही होती है। एक्सचेंज रेट की मिसाल कि अगर ये कहा जा रहा है कि 250 रुपए का डॉलर है, कितने का वैसे आजकल? तो अगर एक डॉलर 250 रुपए का है, तो इसका मतलब है कि जिस दुकानदार से ये डॉलर लेना होगा उसको रुपए देंगे और उससे डॉलर ले लेंगे, तो करेंसीज एक्सचेंज हो रही होंगी ना। तो इसलिए जो फॉरेन करेंसी की प्राइस है वो एक एक्सचेंज रेट की शक्ल में होती है। तो फॉरेक्स एक मार्केट है जिसमें प्रोडक्ट फॉरेन करेंसी है और उस प्रोडक्ट की जो प्राइस मार्केट में चल रही है वो एक एक्सचेंज रेट की शक्ल में है। जिस मार्केट में, जैसे मोबाइल की मार्केट हो गई, मिठाई की मार्केट हो गई, बल्कि मोबाइल की क्या, मिठाई और तंदूर, जिसमें रेट लिस्ट लगी हुई होती है। अब वो जो रेट लिस्ट लगी हुई है, मतलब तंदूर पे रेट लिस्ट लगी हुई है खमीरी रोटी 20 रुपए, तो वो 20 रुपए में दुकानदार खमीरी रोटी बेचेगा कि खरीदेगा? क्योंकि बैठा ही बेचने के लिए। गुलाब जामुन 800 रुपए रखे हुए हैं या रसमलाई 800 रुपए, 1000 रुपए है, तो वो रसमलाई बेचेगा कि खरीदेगा? तो उसने चूंकि बेचना ही है तो वो एक ही रेट बता रहा है। लेकिन जो फॉरेन करेंसी का दुकानदार है उसने फॉरेन करेंसी बेचनी भी है और वो खरीदने को भी तैयार है, लेकिन चूंकि वो बिजनेस करने बैठा है तो खरीदेगा महंगा, खरीदेगा सस्ता, बेचेगा महंगा। तो उसने दुकान पे जो रेट लिस्ट लगाई होगी उसको कहते हैं कोटेशन। ये जो फॉरेक्स या फॉरेन करेंसी की कोटेशन है, ये वो प्राइस लिस्ट है जो उस दुकानदार ने लगाई हुई है। अच्छा, अब ये प्राइस कैसे तय होती है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई क्या है, उस पर हम नहीं बात कर रहे। सिर्फ बात हो रही है कि एक रेट लिस्ट लगी हुई है। तो उस दुकान पे जहां फॉरेन करेंसी बेची खरीदी जानी है, वहां पर जो रेट लिस्ट लगी हुई है कोटेशन, उसमें वो दो रेट बताएगा। एक रेट ये बताएगा कि वो इसको बेचेगा तो कितने का बेचेगा, और दूसरा रेट बताएगा कि खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा। और ये रेट लिस्ट कौन लगा रहा है, दुकानदार या कस्टमर? तो वो ये जो बेचने खरीदने का कह रहा है, वो अपने हिसाब से कह रहा है कि ग्राहक के हिसाब से कह रहा है? यानी अगर वो रेट लिस्ट लगाता है, कहेगा जी सेल का रेट इतना है, तो इसका मतलब वो दुकानदार इतने का बेचने को तैयार है। और अगर वो रेट लिस्ट पे कहता है कि बाय का रेट इतना है, तो दुकानदार अपना बता रहा है। यानी ये जो रेट लिस्ट लगाई होगी ये दुकानदार ने अपने हिसाब से लगाई होगी। तो वो जो दो रेट्स बता रहा होगा, ये नॉर्मली दो तरह से प्रेजेंट हो रहे होते हैं। एक कहलाएगा डायरेक्ट कॉस्ट और एक कहलाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। तंदूर पर रेट लिस्ट लगी हुई है एक खमीरी रोटी 20 रुपए। वो ये भी लिख सकता है कि 1 रुपए में 5% खमीरी रोटी आएगी। ये भी सही है न्यूमेरिकली कि नहीं? है न्यूमेरिकली सही है ना? एक खमीरी रोटी 20 रुपए, उसकी जगह वो लिख दे 1 रुपए में 5% खमीरी रोटी आएगी, तो बात तो सही है ना? लेकिन 1 रुपए में है 25%। 1 रुपए में 1 रुपए में 5% रोटी आएगी। तो अगर वो कहेगा कि एक रोटी 20 रुपए की है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा रेट बता रहा है। और अगर वो कह रहा है कि रोटी इतने की है कि 1 रुपए में 5% रोटी आएगी, तो ये घुमा फिरा के बात कर रहा है।
तो डायरेक्ट कोट वो है, मार्केट किस चीज की है? फॉरेन करेंसी की। तो डायरेक्ट कोट वो है जिसमें एक फॉरेन करेंसी कितने का मिलेगा उसकी प्राइस बताई जा रही है। एक फॉरेन करेंसी कितने की आएगी इसकी प्राइस बताई जा रही है। मिसाल के तौर पे रुपीज ओवर डॉलर, लेकिन प्राइसेस बता रहा है दो, 35 और 238। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक डॉलर इतने रुपए का है। अब ये दोनों फिगर्स क्या है ये बताता हूं। और इनडायरेक्ट कोट ये है कि एक रुपए में 5% रोटी आ जाएगी। तो इनडायरेक्ट कोट ये होगी जिसमें बताया जाएगा कि क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी इन वन डोमेस्टिक करेंसी या अगेंस्ट वन डोमेस्टिक करेंसी, ऐसे कह लेता हूं। अच्छा ये ठीक है, एफ सी वाई और डी सी वाई, फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी। और चूंकि ये यूके में ऐसे चलती है, इसकी मिसाल भी यूके की दे देता हूँ। तो ये मिसाल पाकिस्तानी मार्केट की है और ये मिसाल यूके की मार्केट की है। अब अगर यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस रेट को ऐसे पढ़ेंगे कि एक स्टर्लिंग इतने डॉलर के बराबर है, और पाकिस्तानी मार्केट में बात हो रही है कि एक डॉलर इतने रुपए के बराबर है। यानी डायरेक्ट कोट वो है जिसमें एक फॉरेन करेंसी कितने लोकल के बराबर है, और इनडायरेक्ट कोट है जिसमें एक लोकल कितने फॉरेन करेंसी के बराबर है। और ये जो लेफ्ट राइट रेट है इनका फर्क ये होता है कि जो डायरेक्ट कोट है उसमें ये वाला बाय रेट होता है, ये वाला सेल रेट होता है, और जो इनडायरेक्ट कोट है उसमें ये वाला सेल रेट होता है और ये वाला बाय रेट। क्या बाय या क्या सेल? प्रोडक्ट। मार्केट में रेट प्रोडक्ट का लगेगा, तो इसमें प्रोडक्ट क्या है? डॉलर। इसमें प्रोडक्ट क्या है? डॉलर ही है। फॉरेन करेंसी ही प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक करेंसी प्रोडक्ट नहीं है। जिस मुल्क में मार्केट है उस मार्केट में फॉरेन करेंसी ही एज अ प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन उस फॉरेन करेंसी की प्राइस किस टर्म में लग रही है? उस मुल्क की डोमेस्टिक करेंसी में।
बस ये सीधा तरीका है बताने का कि एक फॉरेन करेंसी कितने की मिलेगी, और ये उल्टा तरीका है कि एक लोकल करेंसी में कितनी फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो इसमें लेफ्ट बाइंग और राइट सेल होता है, इसमें लेफ्ट रेट सेल और राइट रेट बाय होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, याद रखना पड़ेगा। एक मिनट सिर्फ, इसको ना कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे याद रख लेते हैं कि रुपया ऊपर है तो वो डायरेक्ट कोट है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया ऊपर है तो डायरेक्ट कोट है। लेकिन ऐसे सवाल में जिसमें रुपया है ही नहीं, मतलब सवाल है उसमें $1 है, €1 है, अब उसमें कौन सा रुपया ढूंढेंगे आप। तो बाय रेट, बाय लेफ्ट पे है तो ये डायरेक्ट कोट है, और सेल रेट लेफ्ट पे है तो ये इनडायरेक्ट कोट है। इसके अलावा खैर और भी पहचान साथ साथ बताऊंगा। जी, आप क्या कह रहे थे? इसका मतलब है कि $1.75 इक्वल टू 1 पाउंड जी। ठीक है। अब ये सेल करेगा तो 1.75 पे वो जो है $1.75 पे एक पाउंड देगा। ये जो सेल करेगा, ये डॉलर सेल करने की बात कर रहा है। यानी जब वो दुकानदार डॉलर सेल करेगा तो 1 स्टर्लिंग लेगा, उसके बदले $1.75 दे देगा। लेकिन जब वो लेगा तो 1.79 लेगा तो बदले में 1 पाउंड देगा। तो प्राइस हमेशा प्रोडक्ट की है, यानी प्राइस हमेशा फॉरेन करेंसी की है। तो इनडायरेक्ट कोट के अंदर ये सेल ये बाय है, और डायरेक्ट कोट के अंदर ये बाय और ये सेल है। अच्छा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट याद रखना है? हाँ, याद रखना है, और फिर अकॉर्डिंगली बाय सेल याद रखना है। लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बाय और सेल के वर्ब है? ये सेलर, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो करेंसी का दुकानदार है, करेंसी डीलर, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फॉरेन करेंसी के सवालों में हम, यानी जिसका सवाल हुआ करेगा, वो एक कंपनी होगी जिसने जाके करेंसी दुकानदार से या तो फॉरेन करेंसी खरीदनी होगी या उसको जाके फॉरेन करेंसी बेचनी होगी। यानी हमने करेंसी दुकानदार से, करेंसी डीलर से फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी एक्सचेंज करनी होगी। अब इसमें रिस्क पे तो आएंगे बाद में। सबसे पहली चीज तो ये देख लें कि कन्वर्जन कैसे करनी है। 4 मिसालों से बेस बना रहा हूं। एक मिसाल, यूएस कंपनी है और ये कंपनी पे करेगी 30 मिलियन येन। अच्छा, अब जब ये पे करेगी तो यानी इसने अपने सप्लायर को 30 मिलियन येन पे करने हैं। अब इसको 30 मिलियन येन अरेंज करने हैं, तो इसकी मार्केट में जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो चल रहा है ये। ये बता दूं?
ये 4 सवाल है। यूएस कंपनी है जिसने अपने सप्लायर को 30 मिलियन येन पे करने, जापानीज येन। क्या जी? लिखा हुआ है यही, मैं सॉल्व नहीं करने लगा, बस बता रहा हूँ। और उसको यूएस में ये रेट मिल रहा है, तो इसकी जेब से टोटल डॉलर कितने जाएंगे? यूके कंपनी है, इसको चाइनीज युआन मिलने हैं 3 मिलियन, और ये एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो इसकी जेब में स्टर्लिंग कितने आएंगे? ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसको 3 मिलियन डॉलर रिसीव होने, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट ये है, तो उसको नेट ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने मिलेंगे? और जर्मन कंपनी है, उसने 10 मिलियन येन पे करने हैं, और यूरो और येन का ये रेट है, तो उसकी जेब से यूरो कितने जाएंगे? अब इन चारों मिसालों पे गौर करें तसल्ली से, और दो स्टेप्स में पूछूंगा मैं, 2 स्टेप्स में। पहले सिर्फ इतना बता दें कि इस कैलकुलेशन के लिए ये रेट यूज होना है कि ये यूज होना है, इसी तरह ये या ये। सिर्फ पहले तसल्ली से पहले चारों मिसालों में ये सोच लें कि लेफ्ट रेट यूज होना है या राइट रेट। चारों सोच लें आराम से। हाँ जी, इसमें ये 9 9 7। अच्छा अच्छा, चलें देखते हैं। ठीक है जी, तादाद है इसमें 3 3 के 5, सब 3 नहीं 5। अच्छा 12.5, 5 के 9 5। 9 5 नहीं, और इसमें
7.2 अच्छा, जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, कभी भी एक रेट पे मुत्तफिक नहीं हुई क्लास, जब से पढ़ा रहा हूं। चलें देखते हैं, डायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट कोट है। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे पहचाने कि ये जो नीचे होता है ना, वो एक होता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है असल में $0.07 पर येन, $0.09 पर येन। तो डायरेक्ट कोट वो है जिसमें एक फॉरेन करेंसी है, डायरेक्ट कोट है जिसमें एक फॉरेन करेंसी कितने की है, और इनडायरेक्ट कोट जिसमें एक डोमेस्टिक करेंसी में कितनी फॉरेन आ जाएंगी। डायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी एक है और इनडायरेक्ट कोट में डोमेस्टिक करेंसी एक है। इस शक्ल का मतलब यह है कि एक येन इज इक्वल टू $0.07, यानी ये है $0.07 पर येन। तो पर येन मतलब एक येन ना, 0.03 युआन पर स्टर्लिंग, तो स्टर्लिंग एक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 12.5 पर यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर एक है। जो वन है यानी जो नीचे है, वैसे तो नीचे याद कर लें आप, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको इस ऊपर नीचे करके शक्ल में रेट दिया हो, जरूरी नहीं है। इसलिए मेरा ज्यादा फोकस इस पे है कि जो वन है वो देखना है आपने कि लोकल करेंसी वन है या फॉरेन करेंसी वन है। अभी तो ये मैं चले ये वाला तरीका भी बता देता हूं। अगर लोकल करेंसी ऊपर है तो डायरेक्ट कोट है, फॉरेन करेंसी ऊपर है तो इनडायरेक्ट कोट है। एक तो ये याद कर लें, लोकल ऊपर है तो डायरेक्ट है, ठीक है। लोकल करेंसी ऊपर है तो डायरेक्ट कोट है, और लोकल करेंसी नीचे है तो इनडायरेक्ट कोट। अगर कोट में लोकल करेंसी ऊपर है तो डायरेक्ट कोट है, लोकल करेंसी नीचे है तो इनडायरेक्ट कोट। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको ये ऊपर नीचे करके दिया हो, स्टेटमेंट फॉर्म में भी दिया हो सकता है। तो दूसरा तरीका याद रखने का ये है कि अगर फॉरेन करेंसी वन है तो डायरेक्ट कोट, यानी सवाल में दिया हुआ है ₹200 पर डॉलर या ₹200 अगेंस्ट $1, तो वन क्या है, डॉलर। तो अगर फॉरेन करेंसी वन है तो डायरेक्ट कोट। मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तीन पहचानें बता रहा हूं। एक पहचान बताइए अगर इस तरह से, तो अगर लोकल करेंसी ऊपर है तो डायरेक्ट कोट। अच्छा, अब लोकल करेंसी कैसे पहचाने, जिस मुल्क की कंपनी का सवाल है, यूएस कंपनी का सवाल है तो हम यूएस में बैठे हुए, तो डॉलर लोकल है। यूके कंपनी का सवाल है तो यूके लोकल है। जिस कंपनी का सवाल है वो लोकल है, उसके हिसाब से, क्योंकि जरूरी नहीं कि सवाल पाकिस्तानी रुपए आ रहे हो सवाल के अंदर। तीन पहचान बता रहा हूं। एक पहचान ये बताई है कि अगर करेंसी इस तरह से है ऊपर नीचे, तो अगर लोकल करेंसी ऊपर है तो डायरेक्ट कोट है, लोकल करेंसी नीचे है तो इनडायरेक्ट कोट है। एक ये तरीका हो गया, ये जबानी याद नहीं रखें, लिखेंगे। दूसरा तरीका, अगर करेंसी ऊपर नीचे की बजाय वन, यानी इतने रुपीस अगेंस्ट $1 या इतने डॉलर अगेंस्ट वन स्टर्लिंग, तो अगर फॉरेन करेंसी वन है तो डायरेक्ट कोट है। ये वन वाली बात नहीं समझ आ रही मुझे लगता है। चले वन वाली बात मैं दोबारा बताता हूं। आपको एक्सचेंज रेट लिखा मिलता है, एक्सचेंज रेट्स
अगेंस्ट 1 US डॉलर। सऊदी रियाल 3.5, 3.8। 1 क्या है? डॉलर। 1 डॉलर है। तो अब ये ऊपर नीचे करके नहीं लिखा हुआ है, तो 1 डॉलर है। तो ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? हाँ, मैंने बताया नहीं कि हम किस मुल्क में खड़े हैं। तो अगर ये यूएस कंपनी का सवाल है, अगर ये यूएस कंपनी का सवाल है, तो लोकल करेंसी 1 हो गई ना, तो ये इनडायरेक्ट कोड। और अगर सऊदी कंपनी का सवाल है, तो फॉरेन करेंसी 1 है, तो ये डायरेक्ट कोड। दोबारा, दूसरा तरीका दोबारा, अगर करेंसीज इंग्लिश में लिखी हुई है, इस शक्ल में नहीं लिखी, इस शक्ल में लिखी है, तो क्या? लोकल करेंसी ऊपर है तो डायरेक्ट है। लेकिन अगर इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो 1 है, 1, अगर फॉरेन करेंसी 1 है तो डायरेक्ट कोट है, और अगर लोकल करेंसी 1 है तो इनडायरेक्ट कोट। लिखे लिखे लिखे। अगर सर 1 जो है लोकल करेंसी होगी तो इनडायरेक्ट है। जी, अगर 1 लोकल करेंसी है तो इनडायरेक्ट है, और अगर फॉरेन करेंसी 1 है तो डायरेक्ट है। ये देखें ना, अगर डोमेस्टिक करेंसी 1 है तो इनडायरेक्ट कोड। अच्छा सर, इसका बेसिकली ये है कि लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन जो है जिस कंट्री के अंदर हो रही होगी, जिस कंपनी का सवाल है, जिस कंपनी का हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उस कंपनी, क्योंकि जिस कंपनी का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो वो उस मुल्क में है ना, फिर यानी सवाल एक है ही यूके कंपनी का, तो कल हम यूके में बैठे हुए हैं, हम वो कंपनी है जिसका सवाल है, तो जहां की कंपनी है हम उस मुल्क में बैठे हैं। यानी कि डिसाइड लोकल करेंसी को वो करेगा जहां पे ट्रांजैक्शन हो रही है जिस कंट्री में ना, वो नहीं, डिसाइड अब करेगी लोकल फॉरेन। ट्रांजेक्शन हो रही है तो अब अगर एक यूके कंपनी है जो जापान से इंपोर्ट कर रही है, तो जापान वाले के लिए सेल हो रही है, इसके लिए परचेज हो रही है, तो ट्रांजेक्शन तो दोनों मुल्कों में हो रही है। लेकिन सवाल किसके हिसाब से पूछा हुआ है? जिस कंपनी के, किसी एक के हिसाब से सवाल पूछा होगा ना, तो जिसके लिए सवाल पूछा हुआ है वो लोकल है। दो निशानियां बता दी। तीसरी निशानी जो सबसे आसान निशानी है, और अभी मैंने बात शुरू ही वहां से की थी, बाय इधर है, सेल इधर है, तो डायरेक्ट कोट है। सेल यहां है, बाय, ये वो होगा सवाल जिसमें वो कहता है हेडिंग्स दे देगा। ऐसे भी सवाल है जिसमें उसने हेडिंग्स दी हुई है, तो फिर बाय लेफ्ट है, सेल राइट है, तो डायरेक्ट कोट है। और सेल राइट है और बाय इधर है तो इनडायरेक्ट कोट। हाँ, अगर हेडिंग्स दे दी तो फिर आप बाय सेल से पहचान लेंगे, इधर बाय है इधर सेल है तो डायरेक्ट है, और सेल इधर है और बाय इधर है तो इनडायरेक्ट है। यूएस कंपनी का सवाल है, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट। यूएस कंपनी का सवाल है, पेमेंट करनी है तो इनडायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा भाई। ये डॉलर है, ये येन है, तो यूएस कंपनी का सवाल है, तो डॉलर है ना लोकल करेंसी, तो ऊपर है लोकल करेंसी, तो ये डायरेक्ट कोट है। ये डायरेक्ट कोट है। अगर ये डायरेक्ट कोट है तो ये बाय है और ये सेल है। अच्छा, बाय सेल किस करेंसी का?
येन फॉरेन करेंसी का, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बाय सेल, दुकानदार या कस्टमर? दुकानदार। हम कस्टमर हैं, हमने अपने सप्लायर को इतने येन पे करने हैं, हम दुकानदार के पास जाएंगे और उससे येन खरीदेंगे, वो हमें येन सेल करेगा, तो सेल वाला रेट लगेगा। क्लिक करने वाली चीज वो ये नहीं, तो भी शुरू कर रहे हैं हम, ये तो भी शुरू है, अभी तो फॉरवर्ड फ्यूचर बहुत कुछ है अभी तो। इसमें लोकल क्या है, चाइनीज युआन है और ये पाउंड स्टर्लिंग है, यूके में स्टर्लिंग होता है, तो यूके कंपनी का सवाल है, तो यूके कंपनी का सवाल है, लोकल करेंसी नीचे है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब है ये सेल है और ये बाय है। यूके कंपनी को युआन मिलने हैं, अब इसको अपने कस्टमर से युआन मिलेंगे, ये दुकानदार को जाके युआन सेल करेगा और वो दुकानदार बाय करेगा, यानी बाय रेट लगेगा कि सेल रेट लगेगा? बाय रेट। इतने में तो ये भूल गए कि ये बाय है कि ये बाय है ये बाय है। ऑस्ट्रेलियन कंपनी का सवाल है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर लोकल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ये बाय, ये सेल, इसको डॉलर यूएस डॉलर मिलने हैं, कस्टमर से इसको डॉलर मिलेंगे, ये करेंसी दुकानदार को जाके डॉलर देगा, करेंसी दुकानदार ये डॉलर उससे बाय करेगा, तो बाय रेट लगेगा ये। इसमें भी फिर इधर वाला ही होगा, क्योंकि इसमें इधर वाले हैं तो इसमें इधर वाले ही होंगे। जर्मन कंपनी है और उसने येन पे करने हैं, जर्मन कंपनी का सवाल है, जर्मन कंपनी यूरो नीचे है, तो इनडायरेक्ट सेल और बाय। इसने अपने सप्लायर को येन पे करने हैं, तो दुकानदार से जाके येन खरीदेगा, तो दुकानदार इसको येन सेल करेगा, तो सेल रेट लगेगा। हाँ जी, इन चारों के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचानना और लेफ्ट और राइट रेट पहचानना। कोई मिसाल नहीं समझ आई तो बताएं, मैं दोबारा समझाता हूँ। हाँ जी, ओके। अच्छा, इसमें ना ये काम इतनी जल्दी जल्दी करना होता है सवालों के अंदर कि टाइम नहीं है सोचने का। अब इस पे मुख्तलिफ लोगों ने ना अपने शॉर्टकट्स बनाए होते हैं, मैंने भी एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। अगर आपने पहले बीएफडी कहीं और से पढ़ी हुई है या करेंसी आपने कहीं और से पढ़ी हुई है और आपने पहले ही कोई शॉर्टकट बनाया हुआ है और आप उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल चलते हैं, तो आप उसी को चलाएं। मैं जो शॉर्टकट बता रहा हूँ उससे अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको बिल्कुल भी निगेट नहीं कर रहा कि आप बाय सेल डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ना सोचें, नहीं, आप जरूर सोचें, लेकिन पेपर में चकरा जाते हैं, पेपर में बैठ के नहीं बाय सेल याद रहता, इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूं। जितने लोग भी करेंसी पढ़ाते हैं मोस्टली तकरीबन सारे शॉर्टकट बताते हैं, मैं भी एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आप बाय सेल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफर्टेबल चल लें तो जरूर चलें, जरूर चलें। कई लोग उसमें बड़े आराम से चल जाते हैं, चल लें। अगर आपने कहीं और से पहले पढ़ा हुआ है और आपको बाय सेल, सेल बाय या कोई और शॉर्टकट अच्छी तरह से आता है तो आप बिल्कुल वो वाला चलाइए। नहीं बिल्कुल कोरे हैं तो सुन ले जो शॉर्टकट बता रहा हूं, है थोड़ा अजीब सा, लेकिन एक बार फ्लो में आ गया तो फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय सेल की फिक्र नहीं रहेगी। अगर ये शॉर्टकट चला लें आप, ये सब सवालों पे परफेक्टली टेस्ट किया हुआ है मैंने। अगर आप इसमें चल गए तो बाय सेल पहचानना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचानना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि करेंसी दुकानदार बन के सोचना पड़ेगा, करेंसी दुकानदार बन के सोचें और उसके पास जो पैसों की आनियां जानियां हैं वो देखनी है। इस मिसाल में
करेंसी दुकानदार के पास इन पैसों की आनियां जानियां क्या है? वैसे ये भी नहीं, आनियां भी हैं। वैसे तो ये वर्ड भी आसान कर देगा, लेकिन करेंसी दुकान, अच्छा करेंसी दुकानदार यहां बैठा हुआ, करेंसी दुकानदार के हिसाब से देखें इन दोनों की आनियां जानियां। करेंसी दुकानदार, डॉलर इसको आने, येन जाने। करेंसी दुकानदार है, इसको डॉलर आने हैं और येन जाने हैं। इधर करेंसी दुकानदार को देखें, चाइनीज युआन आने हैं और स्टर्लिंग जाने। करेंसी दुकानदार, डॉलर, यूएस डॉलर रिसीव होने और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जाने। अच्छा कहां आने जाने? उस दुकानदार और कस्टमर के दरमियान हो रहा है। अच्छा यहां पर दुकानदार, येन, येन जाने हैं और यूरो, यूरो आना है। चले खैर, आपको कौन सा नाम लिखने होंगे कि करेंसीज के साइन में तो नाम लिख के दें सबके 5 नंबर, ऐसा नहीं होगा। तो नाम नहीं आते कोई बात नहीं, ये यूरो है, ये येन है, ये जापानीज येन है। तो इन दोनों करेंसीज का इस दुकानदार के हिसाब से सोचें तो येन जाना है और यूरो आना है। ये अगर करेंसी के आनिया जानिया पहचान नहीं तो बस थोड़ा सा काम रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा। हाँ जी, करेंसी की आनिया जानिया, नहीं नहीं नहीं, लोकल करेंसी नहीं कह रहा मैंने आपसे, सिर्फ ये पूछा है कि करेंसियों की आनिया जानिया पहचान लें। लोकल फॉरेन नहीं कहा मैंने। क्या आप इस ट्रांजेक्शन, नहीं मैं भी बताता हूं। हाँ जी, अच्छा पहले ना मेरा शॉर्टकट पूरा सुन लें। इस ट्रांजैक्शन में इस दुकानदार पे इन दोनों करेंसीज की आनिया जानिया पहचान लें तो बात हो गई है। अगर आपने इस दुकानदार की करेंसीज की आनिया जानिया पहचान ली तो हो गया मसला हल। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं। आपने डिनोमिनेटर करेंसी, सिर्फ डिनोमिनेटर करेंसी की आनिया जानिया देखें। वैसे तो मैंने दोनों को कहा था ना, लेकिन अब कह रहा हूं बस सिर्फ डिनोमिनेटर करेंसी की। ये क्या है? ये आना है कि जाना है? पक्की बात है, ये पता नहीं चल रहा। येन जाना है ना, येन जाना है। इसमें स्टर्लिंग, स्टर्लिंग, चाइनीज युआन आने हैं तो इसका ना आनिया जानिया नहीं पिक हो रही ना। स्टर्लिंग जाने हैं कि आने? जाने, ये जाने हैं स्टर्लिंग। नीचे को देखना है, डिनोमिनेटर को, आना है कि जाना है? आना है। इसको देखना है, यूरो आने हैं, रेट पिक हो गया। आपने कोर्ट में जो डिनोमिनेटर करेंसी है, यानी जो वन करेंसी है, उसकी आनिया जानिया देखनी है। अगर वो आने हैं तो लेफ्ट रेट है, जाने हैं तो राइट रेट। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बाय है, सेल है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर करेंसी यानी जो वन करेंसी है उसकी दुकानदार की आनिया जानिया देखनी है। अगर वो दुकानदार को आने हैं तो लेफ्ट रेट, दुकानदार से जाने हैं तो राइट रेट। और मिसाल देखें, पाकिस्तानी कंपनी है और इसने
डॉलर पे करने, बताएं। लेफ्ट रेट राइट रेट, डॉलर पे करना है, डॉलर जाने तो राइट रेट। एक और मिसाल, यूएस कंपनी है और इसने रिसीव करने हैं स्टर्लिंग। डॉलर को नहीं देखना, नीचे वाली करेंसी, स्टर्लिंग आना है लेफ्ट रेट। स्विस कंपनी है और इसने रिसीव करने हैं येन, स्विस फ्रैंक, इसने येन रिसीव करने हैं। स्विस कंपनी है, कस्टमर से येन रिसीव करने हैं, तो नीचे जाएगा। है हाँ हाँ, तो शॉर्टकट तो रट्टे के लिए होता है, कॉन्सेप्ट से चलना है, कॉन्सेप्ट यही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाय सेल। लेकिन पेपर में चल नहीं पा रहा होता, ये टाइम नहीं मिल रहा होता, इसलिए शॉर्टकट बनाते हैं। यूके कंपनी है और इसने पे करना है डॉलर, हाँ जी, ये रेट पिक करना है, हाँ जी, रेट पिक ओके। इस तरह भी दिया हो सकता है, अक्सर ऐसे दिया होता है, ये भी दिया हो सकता है। तो ये जो 1 है ये डिनोमिनेटर, देखे ना, जो आपको जो रेट दिया होगा, जो नंबर है, उस नंबर के साथ यकीनन को करेंसी लगी होगी, तो वो ऊपर वाली करेंसी है। लेफ्ट राइट रेट ओके है। अगला मसला, .09 से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0.09 क्या है? डॉलर पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो येन जेन कैंसिल होगा और डॉलर में आंसर आएगा। अच्छा, इधर 33 मिलियन युआन है, 0.05 से मल्टीप्लाई के डिवाइड, अगर कर दिया मल्टीप्लाई तो ये है युआन ओवर स्टर्लिंग, तो युआन स्केयर हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे। इधर 12.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ जी, मल्टीप्लाई, और इधर डिवाइड के मल्टीप्लाई, दो मल्टीप्लाई हो गए, एक डिवाइड है, तो एक डिवाइड ही रहता है। हाँ जी, डिवाइड। इसका भी शॉर्टकट सुन लें, जिसमें आंसर लेना है वो अगर ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर दें, और अगर वो नीचे है तो डिवाइड कर दें। आंसर किस में लेना है, इसको सॉल्व करके आंसर किस में लेना है? डॉलर में, डॉलर किधर है? मल्टीप्लाई कर दें। आंसर किस में लेना है? इधर स्टर्लिंग में, स्टर्लिंग किधर है? नीचे, डिवाइड कर दें। आंसर लेना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, ऊपर है, मल्टीप्लाई। आंसर लेना है यूरो में, यूरो नीचे है, डिवाइड कर दें।
हाँ जी, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, मल्टीप्लाई डिवाइड। चलें अब शुरू करते हैं करेंसी रिस्क। अच्छा, एक और ये छोटी सी चीज है, मेरे ख्याल में अंडरस्टूड ही है, कर ही लेंगे। हो सकता है आपको ना रेट लेफ्ट राइट की बजाय इस तरह से दिया हो कि 220 प्लस माइनस 2, इस तरह भी दिया हो सकता है। तो इसको लेफ्ट राइट कैसे बनाए? लेफ्ट छोटा नंबर होता है, राइट बड़ा नंबर होता है, तो क्या करें? तो ये इस शक्ल में दिया हो सकता है, और दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, 220, इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो ये इस शक्ल में भी रेट दिया हो सकता है, उसको खुद ही लेफ्ट राइट बना लें। ये एक बार माइनस कर दें, एक बार प्लस कर दें, तो ये भी एक शक्ल हो सकती है। अच्छा, अब करेंसी रिस्क क्या है? करेंसी रिस्क ये है कि जब कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर ली है लेकिन उधार पे, तो रिस्क क्या है कि जब इस ट्रांजैक्शन को सेटल करने लगेंगे तो पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये रिस्क है। एक और रिस्क है कि अभी ट्रांजैक्शन की नहीं है, प्लान कर चुके हैं और उसकी बेस पे सारे इधर उधर लोगों से पैसे भी पकड़ लिए, यानी गुड्स इंपोर्ट करने का प्लान कर चुके और अपने कस्टमर्स को बता दिया कि हम इंपोर्ट करने वाले हैं, जिस जिसने बुकिंग करानी है करा ले, फिर लाइन लगी होगी, फिर हमारे पास बाद में ना रोना। तो अभी हमने खरीदी नहीं है गुड्स, प्लान कर चुके हैं, इसमें भी क्या करेंसी रिस्क है कि जब खरीदने लगेंगे तो रेट क्या होगा। तो या तो खरीद बेच चुके हुए हैं, डेटर क्रेडिटर है, या फिर प्लान कर चुके हैं कि खरीदना है। तो इन एनी केस जब पैसों का फ्लो होगा तो पता नहीं तब एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये करेंसी रिस्क है। इस रिस्क को मैनेज कैसे करना है? एक तरीका है इसको मिनिमाइज करने का, और एक तरीका है उसको हेज करना कहते हैं। पहले मिनिमाइज करना बता रहा हूं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, अक्सर टेस्ट हुआ है एग्जाम में। नहीं, हेजिंग नहीं, हेजिंग तो बड़ा सा टॉपिक है। रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज नेटिंग है, और एक चीज हेजिंग है। नेटिंग बताता हूं पहले, ये छोटा सा टॉपिक है, ये बड़ी दफा टेस्ट हुआ है एग्जाम में। हेजिंग बड़ा टॉपिक है, नेटिंग बताता हूं पहले। एक होती है बाईलैटरल नेटिंग, लेकिन इसमें कोई साइंस नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। जैसे नेटिंग बता रहा हूं मैं पहले। एक होती है बाईलैटरल और एक होती है मल्टीलैटरल। बाईलैटरल तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, सिंपल सा काम है, इसमें इसमें सवाल बनाने की कोई तुक नहीं बनती। बाईलैटरल नेटिंग ये है कि कंपनी ए ने कंपनी बी को $5 मिलियन पे करने,
और इससे $2 मिलियन रिसीव करना है। इसको पेएबल $5 मिलियन है और इससे रिसीवेबल $2 मिलियन है, तो 3 मिलियन कर लें। अदरवाइज है करेंसी एक ही है, दो कंपनीज हैं, उनमें से एक का दूसरे को पेएबल है और दूसरे से रिसीवेबल भी है। अब इसमें सिंपल लॉजिकल बात यह है कि बजाय इसके कि इसको $5 मिलियन दे, $2 मिलियन ले, नेट कर ले और $3 मिलियन दे दे, ये बाइलेटरल नेटिंग है। तो ये कोई टॉपिक ही नहीं है, ये तो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। मल्टीलैटरल नेटिंग एक टॉपिक है, ये एक साइंसी तरीका है जो मैं आपको एक सवाल से सिखाता हूं। मल्टीलैटरल नेटिंग सवाल से सिखाता हूं। मल्टीलैटरल में एक सवाल से सिखाने लगा, आसान सा है ये और अक्सर टेस्ट हुआ हुआ। इस सवाल को सॉल्व करते करते जो स्टेप्स सिखाऊंगा ना, वो मैंने स्टेप्स का अंग्रेजी में लिखे भी हुए हैं, लेकिन वो आसान है, आपको समझ आ गए तो याद भी हो जाएंगे। कंपनी ए ने कंपनी बी को पैसे देने हैं और वो देने हैं $10 मिलियन। कंपनी सी ने कंपनी ए को पैसे देने हैं €40 मिलियन। कंपनी ए ने कंपनी सी को पैसे देने हैं $5 मिलियन। कंपनी बी ने कंपनी ए को पैसे देने हैं €12 मिलियन। कंपनी सी ने कंपनी बी को पैसे देने हैं $70 मिलियन। कुरैया तो नहीं गया? हाँ, कंपनी बी ने कंपनी ए बी ए सी, सी ए सी बी, बी ए बी सी, कंपनी बी ने कंपनी सी को $4 मिलियन देने। ये इन सब का आपस में लेन देन है और ये ज्यादा कंपनीज भी हो सकती हैं, 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि 2 ही कंपनीज हैं तो फिर तो वो बाइलेटरल हो गया। 3 या 3 से ज्यादा है, नहीं फिर वो नेटिंग नहीं होगी ना। तो मल्टीलैटरल नेटिंग में 3 या 3 से ज्यादा कंपनीज होंगी जिन्होंने आपस में अजीब अजीब, जैसे ना पुराने खानदानों में वो जो खाला हैं असल में वो फूफी भी हैं, और वो जो मामू का लड़का है असल में वो एक रिश्ते से फूफी का लड़का भी बनता है, वो एक रिश्ते से चचा का भी बनता है, वो जो अपना भतीजा है एक तरह से मामू भी लगता है, होते ना खानदानों में इस तरह शादियां। तो ये इन्होंने उलझाया हुआ है बहुत कुछ आपस में, लेकिन मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व हैं। अब इन मल्टीपल करेंसीज के इन्वॉल्व होने से हर कंपनी को दो दो करेंसीज में एक्सपोजर है, यानी कंपनी ए ने डॉलर भी पे करना है, कंपनी ए ने येन भी पे करना है। अच्छा, कंपनी ए की अपनी करेंसी अभी तक देख के क्या लग रही है, कौन सी है कंपनी ए की अपनी करेंसी? यूरो। कंपनी, अच्छा किसी को यही ना समझ आ रहा हो कि सी ने ए को देना है कि ए ने सी को देना है? सी ओज टू ए, सी ने देने पैसे, तो ए को यूरो मिलने हैं। तो ए को मिलने तो यूरो हैं, लेकिन इसने पे डॉलर भी करने हैं और येन भी करने हैं, तो ये डबल करेंसीज को एक्सपोज्ड है। मल्टीलैटरल नेटिंग का फायदा ये होगा कि ये सारे के सारे एक सिंगल करेंसी में ट्रांसलेट हो जाएंगे और बस वो सिंगल करेंसी ही पे या रिसीव करनी होगी। एक तो मल्टीपल एक्सपोजर खत्म होगा,
दूसरा, इनका मैग्नीट्यूड भी कम होगा, वो दिखाता हूं। इसके लिए जो एक्सचेंज रेट्स अभी अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं ये। ये एक्सचेंज रेट अवेलेबल है और ये सब आपस में मिलके करेंसी तय करेंगे, उसको कहेंगे सेटलमेंट करेंसी। यानी सब मिलके एग्री करेंगे कि किस करेंसी में ये आपस में सेटल करने को तैयार है। तो मैं इस मिसाल में सेटलमेंट करेंसी रख लेता हूं डॉलर। सेटलमेंट करेंसी बताई होनी चाहिए वैसे, लेकिन अगर नहीं बताई तो ये सब आपस में रिश्तेदारी होंगे, यानी पेरेंट सब्सिडरीज, तो पेरेंट वाली करेंसी ले लेना। अच्छा, मल्टीलैटरल नेटिंग ये एक करतब है जो मैं करके दिखाने लगा हूं। एक टेबल बनेगा, इस टेबल में यही तीनों कंपनीज के नाम कॉलम्स में भी आ जाएंगे और रोज में भी आ जाएंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि इस तरफ रिसीट्स कर लें, इस तरफ पेमेंट्स कर लें, या इधर पेमेंट्स इधर रिसीट्स, यानी एक तरफ रिसीट्स एक तरफ पेमेंट्स। अब ये ना एक मैट्रिक्स बन रहा है, एक टेबल बन रहा है। जो फिगर यहां लिखूंगा मैं, यहां, उसका क्या मतलब होगा? क्या? ए पे करेगा, सी रिसीव कर रहा होगा। तो इस तरह से इस टेबल के अंदर अमाउंट लिखनी है, लेकिन जो अमाउंट्स लिखनी है वो ये अमाउंट्स नहीं लिखनी, इनको सेटलमेंट करेंसी में ट्रांसलेट करके लिखना। यानी ये सारा टेबल अब डॉलर में बनने लगा है। ए ने बी को पे करने हैं 10 मिलियन डॉलर, ये तो ऑलरेडी डॉलर में है, तो ये 10 मिलियन कहां लिखूं मैं? ए ने बी को पे करना है जी। अच्छा, इसमें पहले तो 3 सेल उड़ा देना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ए ने ए को पे नहीं करना, बी ने बी को नहीं करना, सी ने सी को नहीं करना। ये 10 मिलियन कहां लिखूं? ए ने पे करना है बी को 10, और ये सारा कुछ अब डॉलर्स में हो रहा है क्योंकि सेटलमेंट करेंसी डॉलर है, सब कुछ डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। सी ने ए को क्या पे करना है? 40 मिलियन यूरो, लेकिन इसको लिखना डॉलर में है, तो ये एक्सचेंज रेट है। कितने डॉलर बने? मल्टीप्लाई डिवाइड, डॉलर ऊपर है ना, मल्टीप्लाई। तो ये 40 मिलियन यूरो 60 मिलियन डॉलर बन गए। कहां लिखूं मैं? सी ने ए को देना है, सी ने ए को देना 60, ए ने सी को 5 मिलियन येन देना है, ए ने सी को 5 मिलियन येन देना है। कितने डॉलर? 0.5 मिलियन डॉलर। ए ने सी को 0.5 मिलियन डॉलर देने हैं, ए ने सी को देने हैं, ए ने देने हैं सी को 0.5। बी ने ए को इतने यूरो देने हैं, बी ने ए को इतने यूरो देने, डॉलर कितने बने? 18। बी ने ए को 18 पे करने, बी ने ए को 18 पे करने, बी ने पे करने ए को 18। सी ने बी को 70 डॉलर ही है, सी ने बी को 70 पे करने, सी ने बी को 70 पे करने। और आखिरी
बी ने सी को पे करना है 4 मिलियन येन। 4 मिलियन येन डॉलर कितने बने? 0.4। बी ने सी को पे करना है, बी ने सी को पे करना है। चाहे यहां पेमेंट्स लिखें, चाहे यहां पेमेंट्स लिखें, बस एक जगह पेमेंट्स, एक जगह रिसीट्स लिख ली। अब मैं रिसीट्स नहीं, बस कॉलम एबीसी को यूज करने लगा। रिसीट पेमेंट हो गई, अब मैं सिर्फ कॉलम एबीसी को यूज कर रहा हूं। टोटल रिसीट्स, टोटल पेमेंट्स। अब मैं सिर्फ कॉलम एबीसी को यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस सवाल को ऐसे बढ़ाएंगे तो पेज पे जगह कम है, ऐसे ज्यादा है, इसलिए मैं कॉलम एबीसी यूज कर रहा हूं। यहां क्या फिगर लिखूंगा? ए ने टोटल कितना रिसीव करना है, तो रिसीट चूंकि हमने ऊपर ही लिखी हुई है तो बस इन्हीं का टोटल कर लेते हैं। तो ए ने टोटल क्या रिसीव करना है? 78। बी ने 80, सी ने 0.9। मैं कॉलम एबीसी यूज कर रहा हूं। ए ने टोटल पे कितना करना है? ये पेमेंट्स है ना, ये ए ने 10.5 पे करना है। बी ने कितना पे करना है? 18.4। अच्छा, किसको पे करना है? जिसको भी पे करना है, बस बी ने टोटल इतना पे करना है। सी ने टोटल कितना पे करना है? 130। अब एंड रिजल्ट ये निकला 129.1, 67.5, 61.6। तो अब एंड रिजल्ट ये निकला कि ए और बी की जिम्मेदारियां खत्म। सी ने ए को इतने देने, बी को इतने देने डॉलर्स। यूरो भी गए, येन भी गए, और तीनों का एंड रिजल्ट ये निकला कि सी ने अब इन दोनों को इतने इतने डॉलर पे करना है। तो इससे एक तो मैग्नीट्यूड कम हो गया ट्रांजेक्शंस का, क्योंकि नेट हो गया ना आपस में। वरना अगर देखें तो ए ने इतने पैसे पे करने थे, इतने पैसे रिसीव करने थे। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसने 88 मिलियन डॉलर की ट्रांजेक्शंस करनी थी, क्योंकि खरीदने के लिए भी डीलर के पास जाना था, बेचने के लिए भी डीलर के पास जाना था। तो इसने 88 मिलियन की ट्रांजेक्शंस करनी थी, अब वो 67 रह गई। इसने 98 की ट्रांजेक्शंस करनी थी, अब वो 61 रह गई। तो मैग्नीट्यूड भी कम हुआ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम पड़ेगी, और वो जो मल्टीपल करेंसीज का एक्सपोजर था वो भी कम हो गया। ये मल्टीलैटरल नेटिंग होती है क्या हुआ? प्रैक्टिकली मैंने कभी किसी कंपनी के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम नहीं किया, तो पता नहीं। अल्टीमेटली इन्होंने ये तो हमें कांसेप्ट देने तो वही है ना। नहीं, वही नहीं देने ना, करेंसी चेंज हो गई ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, पेज 359। पुरानी बुक में पता नहीं, बहरहाल इस चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। केसी
खल्दून कॉर्पोरेशन। पार्ट बी आप अभी कर दें, पार्ट बी सॉल्व कर दें। अच्छा एक चीज बता देता हूं, ये कब के एक्सचेंज रेट है? आज के ना, आज मतलब जिस दिन हम ये सारा काम कर रहे हैं। इस टेबल का मतलब ये नहीं है कि अभी के अभी उसने 67 मिलियन दे दिए उसको। ये जो टेबल बना है ना, अभी कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ एक एंड रिजल्ट निकाला जा रहा है कि इसने इनको इतने पैसे देने हैं। कब देने हैं? जब इनका दिल करेगा कुछ ना कुछ सेटल कर ही लेंगे। तो जिस दिन ये कैलकुलेशन हो रही है मतलब आज ही, तो उस दिन के एक्सचेंज रेट्स पे, इसको स्पॉट रेट कहते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा है। अच्छा, इस कैलकुलेशन का मकसद क्या अभी कैश का फ्लो है? सिर्फ एक कैलकुलेशन है ना। तो अब आपको रेट बाय सेल दोनों दिए हुए हैं, तो कौन सा रेट यूज करें? बाय वाला, सेल वाला? मकसद सिर्फ अभी इनकी कैलकुलेशन है, पे रिसीव नहीं होना। तो बाय सेल का एवरेज, जिसको मिड पॉइंट कहते हैं। ये मैंने सारी चीजें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, पहले आप बेशक अंग्रेजी पढ़ लें, देखें अगर काम की बात लगती है तो ठीक है, नहीं तो और अपनी तरफ से और चीजें ऐड करनी है तो जरूर कर लें। ये मैंने सारी अंग्रेजी लिखी हुई है पेज 347 पे, पेज 347, मल्टीलेटरल नेटिंग। ये सारी अंग्रेजी पढ़ के देख लें, अगर इतनी अंग्रेजी काफी है तो ठीक है, वरना अपने पास से मजीद लिखना है तो लिख लें। जो इस वक्त मार्केट में रेट चल रहा होता है ना, उसको स्पॉट रेट कहते हैं। तो स्पॉट रेट यूज करना है, और अगर बाय सेल की शक्ल में दिया हुआ है तो उसका एवरेज कर लेना। चलें अब ये खुल्दून कॉर्पोरेशन का पार्ट बी कर दें।
जल्दी जल्दी करिएगा, एक सवाल और करना है फिर ब्रेक करूंगा। हाँ जी। जिन्होंने कर लिया वो क्वेश्चन 2 भी कर लें। प्लूटो ग्रुप लिमिटेड। प्लूटो ग्रुप लिमिटेड दिसंबर 18। और इसको भी करने के बाद दोनों सवालों का ना आखिरी पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा सॉल्यूशन में। इसका भी टेबल बना ले, लेकिन आखिरी पैराग्राफ तो खैर नहीं है, लेकिन टेबल के एंड पे जो कंक्लूजन है वो टेबल बना ले। टेबल के एंड वाला कंक्लूजन दोनों सवालों का जरूर पढ़िएगा।
ये अमाउंट ऑफ सेविंग को टोटल को कारण बनाते नहीं करेगा। हाँ जी, अमाउंट ऑफ सेविंग निकालने के लिए टोटल का एंड पे भी कारण बनाते हैं। नहीं तो ये है ना, हाँ ठीक है। अरे इतने लंबे सवाल तो नहीं है यार। ये क्या इसको दिया है? क्यों? पहले क्वेश्चन ऐसे ही तो मार दिया दूसरा।
अच्छा, दूसरे क्वेश्चन के अंदर ना एक गैर अखलाकी हरकत ये है कि एक्सचेंज रेट समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। तो इसमें आप कॉमन सेंस ही लगा सकते हैं कि जैसे देखें, पाकिस्तानी कॉलम रुपीज वाला, उसके नीचे सऊदी रियाल 34, पहला कॉलम पीकेआर का, आखिरी लाइन सऊदी रियाल 34.483। ये क्या होगा? सऊदी रियाल पर रुपी कि रुपी पर सऊदी रियाल? रुपीज पर सऊदी रियाल। तो ये रुपीज है, यानी जो कॉलम है वो न्यूमरेटर है और ये जो रोज है ये डिनोमिनेटर। अरे ज्यादा देर लगा दिया, मेरे ख्याल तक ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। हाँ जी। चलें, कर ही लेंगे। पहले सवाल में पूछा था कि खुल्दून कारपोरेशन को इस सब का क्या फायदा हुआ। तो क्या फायदा हुआ? इतने सारे पैसे देने की बजाय थोड़े पैसे देने। लेकिन क्वेश्चन 2 में फायदा किसी और तरह से बताना है, इसलिए कि ये फायदा तो हुआ कि इतने पैसों की बजाय इतने पैसे देने, लेकिन ये क्वांटिफाई फायदा ऐसे होगा कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी तो कम पड़ेगी। तो उससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट की शक्ल में बताया कितनी सेविंग होगी। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन देखे ना, उसमें सिर्फ इतनी बात हो रही है कि टोटल इतने पैसे देने थे, अब इतने देने। क्वेश्चन 2 के अंदर उसको ट्रांसलेट कर दिया कि इतने पैसे देते तो इतनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट पड़ती, इतने पैसे देंगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट की शक्ल में बचत नजर आ गई। पहले सवाल में ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई ऐसी 1%, 0.1% बताया नहीं था।
तो इसलिए क्वेश्चन 2 में उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट की सेविंग की शक्ल में भी आंसर करना है। जिन्होंने कर लिया, कर लिया। कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं, इसमें मसले वाली बात कोई नहीं है मल्टीलैटरल नेटिंग में, कि है। हाँ। अ, हाँ, वो तो एक है, कंफ्यूजिंग बात है, वाक़ई है। इस तरह होता नहीं है सवालों में, लेकिन इस सवाल में किया था वाक़ई। तो ये कंफ्यूजिंग बात थी क्वेश्चन 2 के अंदर के कौन-सा रेट ऊपर है, कौन-सा नीचे है। ये वाक़ई एक अजीब हरकत थी। चलें ठीक है, मल्टीलैटरल नेटिंग बस।